स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टल एवीसी पर। आज की वीडियो में आंध्र प्रदेश सर्कल का पीएसए का 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके डिपार्टमेंट के और जीके के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसके मैथ और रीजनिंग वाले पोर्शन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और साथ में हमारी क्लासेस भी चलती हैं, उनमें जुड़ना चाहते हैं या फिर अपनी तैयारी को और अधिक बेहतर करने के लिए आप बुक्स खरीदना चाहते हैं, आपको बने बनाए नोट्स चाहिए, आप नोट्स बनाने में टाइम अपना वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो हमारे पास बुक्स भी अवेलेबल हैं। थोड़ा सा बुक्स के बारे में भी बता देता हूँ। हमारे पास GDS टू MTS के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी एक बुक है। तो ये बुक आपको मिल जाएगी जिसमें आपको GDS टू MTS के लिए सिलेबस के अनुसार जो भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की थ्योरी रहेगी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, वो इस बुक में आपको मिल जाएगी। फिर दूसरी बात, 2022-2023 के क्वेश्चन पेपर्स आपको इस बुक में मिल जाएंगे, फुली सॉल्व रहेंगे, मैथ सॉल्यूशन भी साथ में रहेगा। तो इस बुक की खासियत है 2 सालों के क्वेश्चन पेपर्स हैं तो आप उनको अच्छे से करेंगे और साथ में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की थ्योरी है वो भी आपको इसमें बिल्कुल अच्छे से कवर्ड की हुई मिल जाएगी। दूसरी बात करते हैं, बुक है हमारे पास 2023 के PASA के क्वेश्चन पेपर्स की बुक। इस बुक की भी ये खासियत है कि जो मैथ सॉल्यूशन है वो साथ में बुक में ही आपको मिल जाएगा और बाकी रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको वीडियोस उसकी प्रोवाइड करवाई जाएंगी, वहाँ से आप समझ पाएंगे। बिल्कुल आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अच्छे से कन्वर्ट करके ये बुक मिल जाएगी। फिर आगे चलते हैं, PSA के सिलेबस की बुक आपको मिल जाएगी, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जो थ्योरी है वो पूरी की पूरी थ्योरी वाली बुक आपको मिल जाएगी। इसके बाहर आपको करने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप ये बुक अच्छे से पढ़ते हैं। आगे चलते हैं, एक बहुत ही शानदार बुक है हमारे पास, लगभग 5000 के करीब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ये बुक रहने वाली है, ये भी दोनों लैंग्वेजेस में रहने वाली है। सभी के लिए ये बुक यूज़फुल रहेगी, चाहे वो MTS की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पोस्टमैन मेल गार्ड या फिर वो PASA की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें लगभग 5000 के करीब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, आप यहाँ से अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये बुक के आप सभी क्वेश्चंस अच्छे से करेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम रहेगा उसमें कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा जो यहाँ से ना पूछा गया हो। फिर उसके बाद पोस्टमैन मेल गार्ड की बुक आपको मिल जाएगी, तो पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए आपको MTS की और ये दोनों बुक्स जो है वो परचेज़ करनी होंगी। ये बहुत ही अच्छी आपको बुक्स मिल जाएंगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 8627096166 के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और क्लासेस के में जुड़ना चाहते हैं तो भी आप हमारे साथ इस नंबर पे मैसेज करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सर्विस स्टैम्प्स कैन बी यूज्ड, और ये जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आपने 2020, 2021, 22, 23 सभी क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से करना है। यही क्वेश्चंस आपको रिपीट आगे आने वाले एग्जाम में भी देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो कौन सा है, सेवा टिकटों का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है, जो सर्विस स्टैम्प्स होती हैं वो किसके लिए यूज़ की जा सकती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास फॉर प्री पेइंग ऑफिशियल फॉरेन मेल, जो आधिकारिक विदेशी डाक होती है उसका पूर्व भुगतान करने के लिए, यानी कि कोई भी आपकी ऑफिशियल डाक है जिसको आपने फॉरेन कंट्री के लिए भेजना है, उसको भेजने के लिए जो पोस्टेज चार्जेस लगने हैं उन चार्जेस का पूर्व भुगतान यानी कि पहले से ही भुगतान करने के लिए आप सर्विस स्टैम्प्स का यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, फॉर पेइंग दी पोस्टेज ड्यू ऑन इनवर्ड फॉरेन मेल एड्रेस्ड टू गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सरकारी अधिकारियों को संबोधित आवक विदेशी डाक पर देय डाक शुल्क का भुगतान करने के लिए आप इनका उपयोग कर सकते हैं। यानी कि फॉरेन कंट्री से भारत के लिए कोई भी ऑफिशियल आर्टिकल भेजा जाता है लेकिन उसके ऊपर क्या है, कोई भी चार्जेस अभी रिकवर किए जाने हैं, तो इस तरह के जो आर्टिकल्स आएंगे उनके ऊपर डाक चार्जेस है, जो डाक शुल्क है उनका भुगतान करने के लिए आप सर्विस स्टैम्प्स का यूज़ कर सकते हैं। ऑल दी अबव यानी कि दोनों जी, आपके दोनों मामलों में सर्विस स्टैम्प्स का यूज़ कर सकते हैं या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा ए, फॉर प्री पेइंग ऑफिशियल फॉरेन मेल।
आधिकारिक विदेशी डाक का पूरा भुगतान करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं सर्विस स्टैम्प्स का। अब इनलैंड पोस्ट में, अंतर्देशीय डाक में भी सेम ऐसा ही होता है। जब भी आप क्या करते हैं, कोई भी ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल भेजते हैं तो भेजने के लिए जब आप पोस्टेज चार्जेस का भुगतान करते हैं तो सर्विस स्टैम्प्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब भी कोई ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल ड्यू चार्जेस के साथ आता है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए, तो उन पोस्टेज ड्यू चार्जेस का भुगतान करने के लिए कभी भी सर्विस स्टैम्प्स यूज नहीं की जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, मैक्सिमम वेट ऑफ आउटवार्ड फॉरेन लेटर इज, विदेशी पत्रों का अधिकतम भार कितना हो सकता है? 1 kg, 2 kg, 4 kg या फिर 5 kg? करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ों का वेट जो है वो याद रखना है, चाहे आपसे इनलैंड में पूछा जाए, अंतर्देशीय डाक में पूछा जाए, या फिर आपसे जो फॉरेन मेल होती है, विदेशी डाक होती है, उसके संबंध में पूछा जाए। तो इसमें सबसे पहले आपके क्या आ जाते हैं? लेटर आ जाते हैं, आपके पत्र आ जाते हैं। फिर उसके बाद क्या आ जाते हैं? आपके ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट आ जाते हैं। फिर उसके बाद आपके पास पार्सल आ जाते हैं। फिर एक प्रिंटेड पेपर की श्रेणी आती है। अब जो पीए की तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता है प्रिंटेड पेपर जो है वो किसके समान होते हैं इनलैंड पोस्ट में, जो आपके बुक पैकेट रहते हैं। तो इन सभी में वेट लिमिट्स याद रखनी है, जितनी इनलैंड पोस्ट में रहती है फॉरेन पोस्ट में भी उतनी ही वेट लिमिट रहती है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो फॉरेन लेटर है उसकी बात की गई है। तो विदेशी जो पत्र होते हैं उनका अधिकतम वजन भी कितना हो सकता है? 2 किलोग्राम हो सकता है। और जो अंतर्देशीय डाक में पत्र भेजे जाते हैं उनका वजन भी अधिकतम 2 किलोग्राम हो सकता है। फिर उसके बाद जो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट आते हैं, अंध साहित्य पैकेट जिन्हें कहा जाता है, 7 kg मैक्सिमम वेट हो सकता है। फिर उसके बाद पार्सल जो इनकी वेट लिमिट कितनी होती है? 20 kg। फॉरेन पोस्ट में भी सेम रहती है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, बट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वेट ऑफ बल्क बैग, बल्क बैग का न्यूनतम और अधिकतम वजन कितना हो सकता है? तो बल्क बैग जो है फॉरेन पोस्ट में यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? जो प्रिंटेड पेपर्स के विशेष थैले होते हैं उनको प्रेषित करने के लिए या प्राप्त करने के लिए बल्क बैग का यूज़ किया जाता है। अब इसमें चलिए मैक्सिमम वेट लिमिट तो लगभग सभी की होती है, लेकिन मिनिमम जो न्यूनतम प्रभार्य वजन होता है वो सभी का नहीं होता है। अब यहाँ पे जो बल्क बैग होता है इसका मिनिमम वेट भी होता है। अब मिनिमम वेट से क्या मतलब हो जाएगा कि आप उसमें अगर 1 किलोग्राम भी भेजेंगे तो इसमें जो चार्जेस लिए जाएंगे वो मिनिमम वेट के अकॉर्डिंग लिए जाएंगे, कि इसका अगर मिनिमम वेट 5 kg है तो चार्जेस आपको मिनिमम 5 kg के लिए देने पड़ेंगे, चाहे वो आप आधा किलो भेजो चाहे आप 1 किलो भेजो। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका जो बल्क बैग होता है तो उसमें मिनिमम और मैक्सिमम वेट लिमिट क्या है? तो इसमें करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। बल्क बैग जो है मिनिमम वेट लिमिट की बात करें 5 किलोग्राम और अधिकतम इसका वजन जो है वो 30 किलोग्राम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द एप्लीकेशन फॉर बल्क बैग सिस्टम शुड बी मेड टू, बल्क बैग सिस्टम के लिए आवेदन किसको किया जाना चाहिए? कोई भी व्यक्ति बल्क बैग सिस्टम का उपयोग करना चाहता है तो वो किसको आवेदन करेगा? डायरेक्टर जनरल को करेगा, थ्रू दी पोस्ट ऑफिस वेयर इट इज़ प्रपोज्ड टू पोस्ट सच बैग, कि जहाँ से आप इस तरह के थैलों को पोस्ट करना चाहते हैं उस डाक घर के माध्यम से महानिदेशक डाक को आप आवेदन करेंगे, या फिर हेड ऑफ दी सर्कल को करेंगे, हेड ऑफ रीजन को करेंगे, हेड ऑफ डिवीजन को करेंगे? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। किसको आवेदन किया जाएगा? हेड ऑफ सर्कल को किया जाएगा। लेकिन पूरी लाइन आपको ज़रूर पढ़ लेनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई भी व्यक्ति जो बल्क बैग सिस्टम के माध्यम से अपने थैलों को भेजना चाहता है, जो प्रिंटेड पेपर्स के स्पेशल बैग होते हैं उनको प्राप्त करना चाहता है या प्रेषित करना चाहता है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको एक आवेदन देना होगा। किसको यह आवेदन किया जाएगा? हेड ऑफ सर्कल को, यानी कि चीफ पोस्ट मास्टर जनरल को किया जाएगा। किसके माध्यम से किया जाएगा? इंपॉर्टेंट है, वो डायरेक्टली नहीं करेगा। कैसे करेगा? उस डाक घर के माध्यम से करेगा जिस डाक घर के माध्यम से जो इस तरह के थैले हैं वो उनको पोस्ट करना चाहता है। तो जिस भी डाक घर के माध्यम से वो इस तरह के थैलों को पोस्ट करना चाहता है उस डाक घर के माध्यम से बल्क बैग सिस्टम के लिए आवेदन हेड ऑफ सर्कल को यानी कि CPMG को किया जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी।
नेक्स्ट चलते हैं अंध साहित्य जो पैकेट है उसके बारे में कि ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स आर आल्सो टर्म्ड एज, अंध साहित्य पैकेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें 7-8 टर्म्स आती हैं, वो हर एक वीडियो में आपको ज़रूर रिपीट करवाऊंगा क्योंकि ये पूछी जाती हैं और आपका यहीं से अच्छे से रिवीजन होने वाला है, तो आपको ये अच्छे से सभी टर्म्स याद रखनी है। सबसे पहले हमारे पास आते हैं एक स्मॉल पैकेट। स्मॉल पैकेट्स को क्या कहा जाता है फॉरेन पोस्ट में, कौन सी टर्म का यूज़ किया जाता है, पैकेट्स पैकेट्स। तो इसके लिए आपको जो स्पेलिंग है वो बुक में बार बार करवाए गए हैं, लेक्चर्स में बार बार करवाया गया, तो बिल्कुल आपको वो स्पेलिंग भी अच्छे से याद करनी है। फिर जो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट होते हैं जो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, इनको फॉरेन पोस्ट में किस टर्म का उपयोग किया जाता है इनके लिए, तो कौन सी टर्म का यूज़ किया जाता है, सेकोग्राम का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे आपको स्पेलिंग का ज़रूर ध्यान रखना है क्योंकि कई बार जो है यहाँ पे तो चलिए अलग अलग दिए हुए हैं, कई बार क्या होता है थोड़े से स्पेलिंग अलग कर देते हैं, बाकी वैसे का वैसे रहने देते हैं, तो ये स्पेलिंग के साथ आपको याद करना है। सेकोग्राम का उपयोग किया जाता है अंध साहित्य पैकेट के लिए। फिर उसके बाद बाई एयर मेल, तो उसके लिए कौन सी यूज़ किया जाता है, कौन सी टर्म का उपयोग किया जाता है, पर एवियन का यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद आपकी एडवाइस ऑफ डिलीवरी होती है, एविस डी रिसेप्शन कहते हैं। फिर उसके बाद होता है डू नॉट रीडायरेक्ट, कि आपने इसको रीडायरेक्ट नहीं करना है, वो पार्सल के मामले में होता है जब भी कोई पार्सल भेजा जाता है फॉरेन कंट्री के लिए। अब उसकी रीडायरेक्शन के लिए क्या होता है, चार्जेस देने पड़ते हैं। अब आप नहीं देना चाहते चार्जेस तो आप उसके ऊपर एक इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, टर्म का यूज़ कर सकते हैं कि आपने इसको रीडायरेक्ट नहीं करना है, जिसके लिए कौन सी टर्म का यूज़ किया जाता है, नी पास नेक्सपेंडर। तो इस तरह की जितनी भी टर्म्स हैं बार बार जो लेक्चर्स में भी आपको बताई गई हैं अच्छे से वो याद रखनी है, बार बार पूछी जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अमंग द वेरियस लेटर पोस्ट कैटेगरीज विच कैन बी सेंट एज इंश्योर्ड इन दी फॉरेन पोस्ट, पत्र डाक की विभिन्न श्रेणियों में से किसको विदेशी डाक में बीमाकृत के रूप में भेजा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटर ओनली, एरोग्राम्स ओनली, ब्लाइंड लिटरेचर ओनली, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। अब क्या होता है, जैसे इंलैंड पोस्ट में हमने बहुत सारी कैटेगरीज की कि इस तरह की डाक होती है कि अलग अलग कैटेगरीज होती हैं उसकी, उसी तरह से फॉरेन पोस्ट में 2 कैटेगरीज होती हैं, एक लेटर पोस्ट और दूसरी कौन सी होती है, पार्सल पोस्ट। सिर्फ 2 ही श्रेणियां हैं। इंलैंड पोस्ट में डाक की 10 श्रेणियां हैं, वो हम कर चुके हैं बार बार। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, अब फॉरेन पोस्ट में क्या हो जाता है, 2 ही श्रेणियां, एक लेटर पोस्ट आ जाएगी, दूसरी कौन सी आ जाएगी, पार्सल पोस्ट आ जाएगी। आपको क्या पूछा है कि जो लेटर पोस्ट कैटेगरीज हैं उनमें से किसको बीमाकृत करके आप डाक के माध्यम से भेज सकते हैं, फॉरेन पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। अब लेटर पोस्ट कैटेगरीज आपको पता होनी चाहिए, उसमें लेटर भी आ जाएंगे, आपके पोस्ट कार्ड भी आ जाएंगे, उसमें प्रिंटेड पेपर आ जाएंगे, उसमें स्मॉल पैकेट आ जाएंगे, उसमें आपके ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट आ जाएंगे, उसमें आपके न्यूज़पेपर भी आ जाएंगे। तो जैसे इंलैंड पोस्ट में इनकी क्या होती थी, जैसे लेटर की एक अलग श्रेणी है, पोस्ट कार्ड की अलग है, फिर उसके बाद आपके जो इंलैंड पोस्ट कार्ड हैं उनकी अलग एक श्रेणी है। तो इंलैंड में तो इस तरह से होता था, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट अलग श्रेणी में, लेकिन फॉरेन पोस्ट में केवल 2 ही श्रेणियां हैं, एक लेटर पोस्ट, दूसरी पार्सल पोस्ट। ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, लेटर पोस्ट में आ जाएंगी। अब इन सारी चीज़ों में से पूछा गया कि आप किसको फॉरेन पोस्ट में इंश्योर करके भेज सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ए आ जाएगा। तो फॉरेन पोस्ट में लेटर पोस्ट कैटेगरीज में से केवल पत्र ही एक ऐसी कैटेगरी है जिसका आप बीमा करके फॉरेन पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। दूसरी बात ध्यान रखनी है, जो पार्सल पोस्ट है उसकी भी इंश्योरेंस की जा सकती है, लेकिन लेटर पोस्ट कैटेगरीज में से केवल पत्रों की ही इंश्योरेंस की जाएगी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कंप्लेंट्स अबाउट द असेसमेंट ऑफ ड्यूटी आर डेल्ट विद ओनली बाय द, सीमा शुल्क के निर्धारण के बारे में जो शिकायतें होती हैं उनका निपटान किसके द्वारा किया जाता है। कस्टम अथॉरिटीज़ के द्वारा किया जाएगा, फॉरेन पोस्ट ऑफिस के द्वारा, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, या फिर सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस, किसके द्वारा किया जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, कस्टम अथॉरिटीज़ के द्वारा किया जाएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कस्टम अथॉरिटीज़ होती कौन है, तो वहाँ पे ध्यान रखना,
प्रिंसिपल पोस्टल अप्रेजर, और दूसरा आपके पास जो पोस्टल अप्रेजर होंगे वो क्या होंगी, कस्टम अथॉरिटीज़ होंगी, कस्टम डिपार्टमेंट के ये ऑफिसर्स होते हैं जिनको आपने क्या करना है, कोई भी सीमा शुल्क के निर्धारण के बारे में शिकायत है वो संबोधित करनी है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, कंप्लेंट्स एंड इंक्वायरीज रिगार्डिंग articles of letter mail and parcel mail in the foreign post must be submitted before the lapse of counting from the day on which the article was posted। विदेशी डाक में पत्र डाक और पार्सल डाक के लेखों के संबंध में शिकायतें या पूछताछ लेख पोस्ट किए जाने के दिन से गिनती करते हुए कितने समय की समाप्ति से पहले आपको वो शिकायत है या वो पूछताछ है प्रस्तुत करनी होगी, 1 महीना, 6 महीने, 1 साल या फिर 2 साल। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि किसी भी चीज़ के बारे में आपने कोई शिकायत करनी है, इंक्वायरी करनी है, तो एक टाइम पीरियड होता है कि इतने समय के भीतर आपने वो शिकायत करनी है, वो इंक्वायरी करनी है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है कि वो जो समय अवधि है वो किस दिन से गिनी जाएगी, क्या वो लेख पोस्ट करने की तारीख से गिनी जाएगी, क्या वो लेख पोस्ट करने के अगले महीने से गिनी जाएगी, 6 महीने के बाद गिनी जाएगी, 7 दिन या 15 दिन के बाद गिनी जाएगी। उसमें आपके बहुत सारे किराए आ जाते हैं, ठीक है, जो आपके लेटर बॉक्स हैं, पोस्ट बॉक्स हैं, उनके संबंध में कोई किराया लिया जाता है, फ्रैंकिंग मशीन है, तो उसमें देखा जाता है कि आपके जो किराए की अवधि है वो कब से शुरू होती है। उसी तरह से यहाँ पे देखा जाता है कि आपने कोई शिकायत करनी है तो 1 साल के भीतर आपको करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो 1 साल की अवधि है इसको गिना कब से जाएगा, तो जिस तारीख को आपने लेख पोस्ट किया था उस लेख को पोस्ट करने के दिन से क्या वो गिनती की जाएगी 1 साल की, उसके भीतर आपको क्या करनी पड़ेगी, इंक्वायरी या पूछताछ करनी पड़ेगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, letters, printed paper and small packets extra originating abroad addressed to places in India and containing any article prohibited from import must be transferred to। विदेश से आने वाले पत्र, प्रिंटेड पेपर, छोटे पैकेट आदि जो भारत के स्थानों को संबोधित हैं और जिनमें आयात से संबंधित कोई भी वस्तु शामिल है उनको कहाँ स्थानांतरित किया जाना चाहिए। अब क्या बताया गया है कि मान लीजिए फॉरेन कंट्री से कोई लेटर आता है या कोई भी आर्टिकल आता है भारत में वितरित होने के लिए, हो सकता है वो लेटर हो, वो प्रिंटेड पेपर हो या वो स्मॉल पैकेट हो। अब उसमें क्या है, कुछ भी ऐसा सामान है जो प्रोहिबिटेड है, उसको इंपोर्ट नहीं किया जा सकता, आयात नहीं किया जा सकता, यानी कि भारत में लाने की उसको अनुमति नहीं है। अब इस तरह के अगर कोई भी आर्टिकल भारत में आ जाता है तो उसको क्या किया जाएगा, तो उसको क्या किया जाता है, जो भी नियरेस्ट कस्टम कंट्रोलर होता है वहाँ के लिए भेज दिया जाता है। तो सबसे पहले इस तरह का कोई भी आर्टिकल होगा जिसमें कोई भी प्रोहिबिटेड सामान है, निषेध, यानी कि जिसको आप डाक के माध्यम से नहीं भेज सकते, तो उसको सबसे पहले एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर गलती से एक्सेप्ट कर लिया जाए और वो कहीं क्या मिल जाता है, प्रसारण के दौरान मिल जाता है, तो उसको रोक लिया जाएगा। रोक लिए जाने के बाद जो भी नियरेस्ट नज़दीकी कस्टम कलेक्टर होगा उसको भेज दिया जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, पोर्टफोलियो ऑफ अ सेट शुड बी अंडर द कस्टडी ऑफ। सेट का पोर्टफोलियो किसकी अभिरक्षा में होना चाहिए। अब ये कौन सा सेट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि किसके सेट को पोर्टफोलियो की आपूर्ति की जाती है। तो जो अनुभाग के सेट होते हैं, कि एक मेल ऑफिस के सेट होते हैं, दूसरे सेक्शन या अनुभाग के सेट होते हैं। तो जो सेक्शन का सेट होता है उसको क्या दिया जाता है, एक पोर्टफोलियो दिया जाता है जिसमें बहुत सारी चीज़ों को कैरी किया जाता है। वो बहुत सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको याद करनी है कि पोर्टफोलियो में कौन कौन सी चीज़ों को, कौन कौन से सामान को कैरी किया जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया कि ये जो पोर्टफोलियो रहता है किसकी कस्टडी में रहता है। इसका करेक्ट आंसर आपके पास बी आ जाएगा। ये हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट या फिर मेल गार्ड की कस्टडी में रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। पर एवियन लेवल और अ स्टैम्प इम्प्रेशन इन ब्लू बेयरिंग द वर्ड्स पर एवियन इज यूज्ड टू मेंशन। पर एवियन लेवल या नीले रंग में पर्यायवियन शब्दों वाली नीले रंग की मोहर की छाप का उपयोग किसका उल्लेख करने के लिए
किया जाता है। तो मैंने पहले भी बताया कि कौन कौन सी टर्म्स का यूज़ किया जाता है। जैसे वहाँ पे हमने कह लिया कि जो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट हैं उनको दर्शाने के लिए कौन सी टर्म का यूज़ किया जाता है, सिकोग्राम का यूज़ किया जाता है। वहाँ पर मैंने ये भी बताया कि अगर एयरमेल शब्द को दर्शाना है तो वहाँ पे क्या लिखा होगा, पर एवियन लिखा होगा। तो जहाँ पर भी आपको फॉरेन आर्टिकल के ऊपर पर एवियन दिख जाए या उसके ऊपर एक स्टैंप लगी हुई है, क्या स्टैंप इंप्रेशन जो वो नीले रंग में लगी हुई है, उसके ऊपर कौन से शब्द लिखे हुए हैं, पर एवियन शब्द लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बाई एयरमेल। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। आगे चलते हैं। AMPC इज एक्रोनिम ऑफ, AMPC का संक्षिप्त रूप क्या है, यानी कि AMPC की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या आएगी, ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर। तो यहाँ पे हिंदी में हमने ज़रूर इसको लिख दिया है, लेकिन आपने इसको हिंदी में याद नहीं करना है। जो भी आपकी फुल फॉर्म वाले आएंगे वो आपको इंग्लिश में ही याद करने हैं, क्योंकि क्या होता है कई बार जब एग्ज़ाम बनाया जाता है तो उसको गूगल से डायरेक्ट ट्रांसलेट कर दिया जाता है और उसकी हिंदी इतनी ज़्यादा गलत बन जाती है कि आप फिर वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको वो नहीं आती है। तो यहाँ पे आपको बेहतर विकल्प यही है कि आप इसको इंग्लिश में याद करेंगे। इंग्लिश में स्पेलिंग भी आपने साथ में याद करनी है। तो AMPC की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर हो जाएगी। आगे चलते हैं। रजिस्टर्ड पैकेट बैग्स आर, पंजीकृत पैकेट बैग जो होते हैं वो किस तरह के थैले होते हैं। तो ये वॉल्यूम 5 का क्वेश्चन है। अनयूजुअल बैग हैं, ड्यू बैग्स हैं, ड्यू बैग्स ओनली इफ इट इज प्रेस्क्राइब्ड, इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सी आ जाएगा। रजिस्टर्ड पैकेट बैग्स ड्यू बैग्स होते हैं, लेकिन कब होते हैं, जब ये निर्धारित हो। अब कोई भी मान लीजिए रजिस्टर्ड पैकेट बैग है, उसको निर्धारित कर दिया है कि इसको बनाया जाना है, इस अवधि के ऊपर बनाया जाएगा या डेली बनाया जाएगा, तो वो कैसे भी निर्धारित उसको किया जा सकता है। अब इसको निर्धारित कर दिया तो ये क्या होगा, बनेगा ही बनेगा। तो ऐसे थैले जो नियमित अंतराल पर या डेली बेसिस के ऊपर बनाए जाते हैं, किस में आ जाते हैं, ड्यू बैग्स में आ जाते हैं। तो रजिस्टर्ड पैकेट बैग भी जब निर्धारित किया जाता है तब ये किस में आ जाता है, ड्यू बैग्स में आ जाएगा। तो रजिस्टर्ड पैकेट बैग किस में आ जाएगा आपके पास, ड्यू बैग्स में आ जाएगा, इंपॉर्टेंट आ जाएगा। अगर इसको ड्यू मेल लिस्ट में प्रेस्क्राइब किया जाए, निर्धारित किया जाए, अगर इसको निर्धारित ना किया हो तो ये किस में आ जाएगा, अनयूजुअल बैग्स में आ जाएगा। प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ नॉमिनल रोल इज, नाममात्र रोल की संरक्षण अवधि क्या है। अब पोस्ट ऑफिस में जितने भी रिकॉर्ड होते हैं उनको एक समय के लिए, एक अवधि के लिए संरक्षित करके रखा जाता है। तो वो जो प्रिजर्वेशन का उसका पीरियड रहता है वो आपने ज़रूर याद करना है। अलग अलग जो चीज़ें रहती हैं, अलग अलग जो रिकॉर्ड रहता है उसके लिए अलग अलग ये प्रिजर्वेशन पीरियड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ए आ जाएगा। तो ये जो नॉमिनल रोल है इसको परमानेंट यानी कि स्थायी तौर पर संरक्षित करके रखा जाता है। जब भी इसको डिस्ट्रॉय करना हो, नष्ट करना हो, तो आपको स्पेशल परमिशन चाहिए होती है, और वो स्पेशल परमिशन किससे मिलती है, हेड ऑफ सर्कल से, CPMG से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, किसी विशेष निर्देश के अभाव में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, एक चीज़ आपने पहले ही अच्छे से पढ़नी है कि यहाँ पे क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, क्योंकि बहुत बार हम यहीं पे गलती कर देते हैं। करेक्ट पूछा होता है हम इनकरेक्ट बता देते हैं, इनकरेक्ट पूछा हो करेक्ट बता देते हैं। तो ये चीज़ आपने अच्छे से ज़रूर पढ़नी है। सबसे पहला पॉइंट, articles superscribed on India government service and containing in the address both the name and designation of a public officer should be delivered and redirected according to the official designation even when the person named on longer holds the appointment designated or has left the station। कोई भी ऐसी डाक वस्तु जिसके ऊपर क्या सुपरस्क्रिप्शन है, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल है, आधिकारिक डाक लेख है। तो कोई भी आपका आधिकारिक डाक लेख है और उसमें जो पता दे रखा है, उसमें जो एड्रेस दे रखा है, उसमें दोनों चीज़ें हैं। दोनों चीज़ें कौन कौन सी, एक जो पब्लिक ऑफिसर है उसका डेजिग्नेशन, उसका पदनाम भी दे रखा है, और उस पब्लिक ऑफिसर का नाम भी
दे रखा है। इसमें क्या हो गया, एड्रेस में दोनों ही चीज़ें दे रखी हैं। अब ये दूसरा बोला है कि लेख जो है वो आधिकारिक पद नाम के अनुसार ही वितरित किया जाएगा या उसका पुनर्निर्देशन किया जाएगा, यानी कि उसका जो वितरण किया जाएगा या उसकी रिडायरेक्शन की जाएगी वो किसके अकॉर्डिंग की जाएगी, वो की जाएगी ऑफिशियल डेजिग्नेशन के अनुसार, आधिकारिक पद नाम के अनुसार की जाएगी। चाहे वो व्यक्ति जो उसमें जिसका एड्रेस में नाम लिखा हुआ है वो लंबे समय से पद पर नियुक्त हो या बाहर से छोड़कर जा चुका हो। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है कि एक ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल है, उसके एड्रेस में क्या किया गया है, पब्लिक ऑफिसर का नाम भी लिखा हुआ है, उसका पद नाम भी लिखा हुआ है। अब इस तरह का ये क्वेश्चन क्यों बनाया गया है, क्योंकि जो भी आपके ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स होते हैं उनकी डिलीवरी की जानी हो, उनका वितरण किया जाना हो या उनकी रिडायरेक्शन की जानी हो, वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है, ऑफिशियल डेजिग्नेशन के द्वारा नियंत्रित होती है। तो इस तरह से अब ये क्वेश्चन बना दिया कि मान लीजिए एड्रेस में नाम भी है, एड्रेस में डेजिग्नेशन भी है, तब भी वहाँ पे क्या किया जाएगा, जो ऑफिशियल डेजिग्नेशन है उसी के अनुसार उस लेख का वितरण या रिडायरेक्शन की जाएगी, चाहे वो अधिकारी जिसका नाम उस एड्रेस में लिखा हुआ है वहाँ पे काम कर रहा है या वहाँ से छोड़कर जा चुका है, उसका कोई भी यहाँ पे मतलब नहीं है। सेकेंड पॉइंट, articles superscribed on India government service which do not contain the official designation in the address। अब एक ऐसा आर्टिकल है, वो भी ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल है, उसके ऊपर भी सुपरस्क्रिप्शन है ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। अब उसमें क्या है, उसमें एड्रेस में केवल आधिकारिक पद नाम नहीं है, उसमें केवल नाम है, शुड बी डिलीवर्ड और रिडायरेक्टेड अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द एड्रेस। तब वहां पर उस आर्टिकल की जो रिडायरेक्शन की जाएगी या वितरण किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, जो भी ऑफिशियल है, जो भी अधिकारी है, उसके नाम के अनुसार किया जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट में आ जाएगा कि अगर मान लीजिए ऑफिशियल आर्टिकल है, उसके एड्रेस में ऑफिशियल डेजिग्नेशन भी है, नाम भी है, तो उसका जो वितरण है या उसकी जो रिडायरेक्शन है वो की जाएगी ऑफिशियल डेजिग्नेशन के अनुसार। लेकिन अगर एड्रेस में ऑफिशियल डेजिग्नेशन है ही नहीं तो उस आर्टिकल का वितरण या रिडायरेक्शन की जाएगी ऑफिशियल जो भी रहेगा उसके नाम के अकॉर्डिंग। तो दोनों ही पॉइंट क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ए ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, टू एक्सेस ई पासबुक फैसिलिटी अकाउंट होल्डर शुड हैव लिंक्ड विद हिज और हर अकाउंट। ई पासबुक सुविधा का उपयोग करने के लिए, ठीक है, जो ई पासबुक सुविधा होती है पोस्ट ऑफिस की, अगर उसका लाभ कोई भी उठाना चाहता है तो जो अकाउंट होल्डर रहेगा उसके खाते से क्या जुड़ा होना चाहिए, तो उसके खाते से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यानी कि पंजीकृत नंबर होना चाहिए, मतलब उसके खाते के साथ एक नंबर, मोबाइल नंबर पंजीकृत होना चाहिए। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। इन डीओपी इंटरनेट बैंकिंग ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर। डीओपी इंटरनेट बैंकिंग में ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा किसके लिए उपलब्ध है, तो ये आपने याद कर लेना है कौन कौन सी सुविधा आपको मिल जाएगी, यानी कि कौन कौन से प्रकार के खाते आप डीओपी इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से खोल सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले एक आपकी रिकरिंग डिपॉजिट आ जाएगी, फिर आगे चलते हैं टाइम डिपॉजिट आपकी आ जाएगी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, उसके बाद आपके जो किसान विकास पत्र होते हैं और साथ में जो पीपीएफ है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स होता है, तो ये सभी अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं डीओपी इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से। तो इसमें करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 17th का सी आ जाएगा। आप आरडी का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, टीडी का और एनएससी का भी कर सकते हैं। फर्स्ट में कौन सा अकाउंट ओपन नहीं होगा, एसबी का अकाउंट ओपन नहीं होगा, फिर उसके बाद बी में एमआईएस का अकाउंट ओपन नहीं होगा, डी में सीनियर सिटीजन का अकाउंट ओपन नहीं होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू नेफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल टू पीओएसबी कस्टमर्स। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक ग्राहकों के लिए उपलब्ध नेफ्ट सुविधा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही नहीं है। तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बोला कि ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़नी है। आपसे क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है या नोट करेक्ट पूछा है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, नोट करेक्ट, सही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास, नेफ्ट फैसिलिटी इज अवेलेबल 24/7/365 डेज, यानी कि जो नेफ्ट सुविधा है आपको 24 घंटे दिन रात उपलब्ध रहेगी।
पंजाब नेशनल बैंक इज द स्पॉन्सर बैंक फॉर प्रोवाइडिंग नेफ्ट फैसिलिटी टू पीओएसबी कस्टमर्स। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक ग्राहकों को नेफ्ट सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से पंजाब नेशनल बैंक स्पॉन्सर बैंक है, जो कि गलत है। कौन सा बैंक स्पॉन्सर है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। फॉर आउटवर्ड नेफ्ट ट्रांजैक्शंस इनिशिएटेड थ्रू इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग नो चार्जेस आर लीव्ड। इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से जो आप बाहरी नेफ्ट लेन देन करेंगे उसके लिए कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। तो ये भी करेक्ट है। हमें क्या बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो इसकी सही ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास? बी आ जाएगी। सेकंड वाला क्या आ जाएगा? गलत, क्योंकि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक स्पॉन्सर बैंक है नेफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। 2-3 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पे। नेफ्ट की फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। उसके बाद जो नेफ्ट फैसिलिटी है कब शुरू हुई? 18 मई 2022 को ये सुविधा आपकी उपलब्ध हुई। उसके बाद एक आरटीजीएस फैसिलिटी होती है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, 31 मई 2022 को शुरू हुई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी दोनों क्वेश्चन हैं। आगे चलते हैं। फिल्म्स एंड साउंड और वीडियो रिकॉर्डिंग्स कैन नॉट बी सेंट टू फॉरेन कंट्रीज एज। फिल्म और ध्वनि या वीडियो रिकॉर्डिंग को विदेशों के लिए कैसे नहीं भेजा जा सकता? लेटर्स में नहीं भेज सकते, प्रिंटेड पेपर्स या पार्सल या इन सभी में नहीं भेज सकते। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? भी आ जाएगा। जो प्रिंटेड पेपर्स होते हैं, तो ध्यान रखना जो आपकी ये प्रिंटेड पेपर सर्विस है फॉरेन पोस्ट में, इसके समरूप या इसके बिल्कुल समान जो सर्विस है इनलैंड पोस्ट में, वो कौन सी है आपके पास? बुक पैकेट सर्विस है। तो ये दोनों याद रखने हैं। तो इसमें आप ये चीज़ें नहीं भेज सकते। फिल्म्स हैं, साउंड या वीडियो रिकॉर्डिंग्स, ठीक है। फिल्म्स भी होती हैं, आप गूगल करके देखना। एक तो मूवीज़ होती हैं, एक और तरह की फिल्म्स होती हैं, उनको भी आप इसमें नहीं भेज सकते। अनएड्रेस्ड मेल्स कैन बी सेंट थ्रू। बिना पते वाली डाक को किसके माध्यम से भेजा जा सकता है? लेटर्स के माध्यम से भेज सकते हैं, लॉजिस्टिक पोस्ट, डायरेक्ट पोस्ट या मीडिया पोस्ट। अब यहाँ पे देखिए कई बार क्या होता है क्वेश्चन में, यहाँ पे डायरेक्ट मेल भी आ सकता था। तो ये क्या होती है? डायरेक्ट मेल होती है। डायरेक्ट मेल 2 तरह की होती है, एक पते वाली, एक बिना पते वाली। तो डायरेक्ट मेल की जो बिना पते वाली डाक होती है उसको क्या कहा जाता है? डायरेक्ट पोस्ट। यानी कि डायरेक्ट पोस्ट के माध्यम से डायरेक्ट मेल में जो अनएड्रेस्ड आर्टिकल, बिना पते वाले लेख होते हैं, उनको भेजा जाता है। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं। कस्टमर वॉन्ट्स टू अवेल पोस्ट बॉक्स फैसिलिटी इन अ पोस्ट ऑफिस फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर 2022 onwards, बट इज द रेंट फॉर पोस्ट बॉक्स फॉर द पीरियड अप टू मार्च 2023। एक ग्राहक क्या करता है, नवंबर 2022 से डाकघर में पोस्ट बॉक्स सुविधा का लाभ उठाना चाहता है। मार्च 2023 तक की अवधि के लिए पोस्ट बॉक्स का किराया क्या हो जाएगा? तो इसमें आपको पोस्ट बॉक्स के किराए अच्छी तरह से आने चाहिए। अगर आप पोस्ट बॉक्स या पोस्ट बैग लेते हैं 3 महीनों के लिए किराए पर, तो आपको कितना किराया देना पड़ेगा? 50 रुपये। फिर अगर आप 6 महीनों के लिए इनको किराए पर लेते हैं तो किराया कितना हो जाएगा? 100 रुपीज़। 9 महीने या 12 महीनों के लिए किराए पर आप लेते हैं तो 150 रुपये वहाँ पे किराया हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 महीने के लिए, वो 5 महीने के लिए किराए पर लेता है इसको, इसका मतलब 6 महीने के टर्म को ही लिया जाएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, 100 रुपीज़। क्योंकि 5 महीनों के लिए नहीं है, आप क्या करते हैं 1 महीने के लिए। तो जब भी किराए होते हैं किस तरह से होते हैं? पार्ट्स में होते हैं। मतलब कि आप 1 महीने से लेके 3 महीने तक के लिए आप इसको किराए पर लेंगे, 50 रुपये देने पड़ेंगे। चाहे आप 10 दिन के लिए लो, 15 दिन के लिए लो, 30 दिन के लिए, 2 महीने के लिए लो, 50 रुपये आपसे लिए जाएंगे। फिर 3 से 6 महीने तक के लिए, यानी कि 4 महीने, 5 महीने या 6 महीने के लिए आप लेंगे तो किराया कितना हो जाएगा? 100 रुपीज़ हो जाएगा। इसी तरह से 6 से लेकर 9 महीने तक के लिए वो किराया हो जाएगा। तो यहाँ पे वो 5 महीनों के लिए इसको किराए पर लेता है, यानी कि 3 और 6 के बीच। इसमें कितना आंसर आपका आ जाएगा? कितना किराया लगेगा? 100 रुपये लगेगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसेशनल रजिस्ट्रेशन फीस फॉर वैल्यू पेबल पोस्ट या पार्सल कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स, द प्रिंटेड और स्टैम्प्ड वैल्यू देयरऑफ डज नॉट एक्सीड ₹50। मुद्रित पुस्तकों वाले जो वैल्यू पेबल आपके आर्टिकल होते हैं, रियायती पंजीकरण शुल्क क्या लिया जाएगा? जिनका मुद्रित या मुद्रांकित मूल्य जो है वो 50 रुपये से अधिक ना हो। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ₹2.50
लिए जाएंगे। तो यहाँ पे कंसेशनल रजिस्ट्रेशन फीस, ये 2.5 रुपये क्या है, रजिस्ट्रेशन फीस है, लेकिन इसमें क्या मिलता है आपको, रियायत मिलती है, कंसेशन मिलता है। कब मिलता है, जब आप प्रिंटेड बुक्स भेजते हैं, मुद्रित किताबें भेजते हैं वैल्यूएबल पोस्ट के माध्यम से, और उनका जो मूल्य है वो 50 रुपये से ज़्यादा नहीं हो। आगे चलते हैं, व्हाट इज द डिस्काउंट रेट फॉर एनी वॉक इन कस्टमर इफ 200 स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स आर बुक्ड बाय द सेड कस्टमर इन अ डे एट अ पोस्ट ऑफिस एंड आर्टिकल्स आर डिलीवरेबल विद इन द सेम पिन कोड डिलीवरी जुरिडिक्शन। किसी भी वॉक इन ग्राहक के लिए छूट दर क्या होगी यदि उक्त ग्राहक द्वारा डाकघर में एक दिन में 200 स्पीड पोस्ट लेख बुक किए जाते हैं और लेख जो है उसी पिन कोड वितरण क्षेत्राधिकार के भीतर वितरित किए जाने हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। सबसे पहले देखो, जो स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर जो चार्जेस लिए जाते हैं डिपेंड करते हैं उनके वजन के ऊपर। दूसरा डिपेंड करते हैं डिस्टेंस के ऊपर कि कितने डिस्टेंस के ऊपर उनको भेजा जाना है। अब ये आर्टिकल है सेम पिन कोड के भीतर वितरित किए जाने हैं, यानी कि जिधर बुकिंग होगी उसी सेम पिन कोड में उनका वितरण भी होगा, तो इसमें चार्जेस जो हैं वो कम लगेंगे। अब देखो, वॉक इन कस्टमर जो होता है उसको कैसे छूट दी जाती है, 5,000 से लेके 1,00,000 रुपए तक के लिए उसको छूट दी जाती है 5% की। अब यहाँ पे वही चीज़ आ जाएगी कि अगर वो 200 स्पीड पोस्ट आर्टिकल बुक कर रहा है तो वो 1,00,000 रुपए से ज़्यादा चार्जेस तो कभी भी नहीं बनेंगे, ठीक है। 5,000 रुपये से ज़्यादा बनेंगे लेकिन 1,00,000 रुपये से ज़्यादा नहीं बनेंगे। तो उसको कितना यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा, 5% का मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये जो डिस्काउंट स्ट्रक्चर है ये अपडेट हो चुका है मार्च 2024 में। तो ये जो अपडेशन है जल्दी उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप वीडियोस में ज़रूर साथ में बने रहना, क्योंकि जितनी भी अपडेशंस होती जाएंगी वो नेक्स्ट वीडियोस में आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली आएंगी उनमें देखने को मिल जाएंगी। तो अपडेट हो चुका है, जो आपको डिस्काउंट स्ट्रक्चर था पहले की 5 लाख से आप 25 लाख तक करते हैं या 50 लाख तक करते हैं, इतने आपको छूट दी जाएगी, तो वो सारा अपडेट हो चुका है। तो उसमें आपको दोबारा से बता दिया जाएगा, आप भी गूगल से करके उसको नोट डाउन ज़रूर कर लेना। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट। EMS, EMS क्या होता है, एक्सप्रेस मेल सर्विस। एक्सप्रेस मेल सर्विस क्या होती है, इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट, अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट। अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही नहीं है। तो सबसे पहले, ऑनलाइन ट्रैक एंड ट्रेस फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट। अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट के लिए ऑनलाइन ट्रैक एंड ट्रेस सुविधा उपलब्ध है, यानी कि जो भी आप अंतर्देशीय स्पीड पोस्ट आर्टिकल भेजेंगे आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आपका आर्टिकल कहाँ पहुँचा, उसका वितरण हो चुका है या नहीं हो चुका है, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट चलते हैं, CN23 फोरम शुड बी साइंड बाय द सेंडर फॉर बुकिंग ऑफ इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट आर्टिकल ऑफ वैल्यू SDR 300 और अबव। SDR 300 या उससे अधिक मूल्य के अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट लेख की बुकिंग के लिए प्रेषक द्वारा CN23 फोरम हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। तो जब भी कोई स्पीड पोस्ट आर्टिकल भेजा जाता है फॉरेन कंट्री के लिए तो आपको कस्टम डिक्लेरेशन वहाँ पे देनी पड़ती है। कस्टम डिक्लेरेशन देने के लिए 2 आपके पास फोरम होते हैं जिनको कहा जाता है कस्टम फोरम्स, CN22, CN23। तो जब भी आपका स्पीड पोस्ट आर्टिकल 300 SDR क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट, इनकी एक वैल्यू होती है। अगर 300 SDR से ज़्यादा का है या 300 SDR का है तो ऐसी कंडीशन में CN23 आप फोरम यूज़ करेंगे। अगर आपका आर्टिकल 300 SDR से नीचे का है तो उसके लिए CN22 फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। तो ये भी बिल्कुल आपका पॉइंट करेक्ट आ जाएगा। कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज ऑफ इंटरनेशनल EMS डॉक्यूमेंट, वैल्यू ऑफ कंटेंट और 130 SDR whichever is less प्लस दी पोस्टेज पेड। तो जब भी आपका अंतर्राष्ट्रीय EMS दस्तावेज, तो इसमें भी 2 तरह के हो जाएंगे, एक आपके क्या होते हैं EMS डॉक्यूमेंट्स, एक दूसरा होता है EMS मर्चेंडाइज। दोनों में जो आपको कंपनसेशन या मुआवजा दिया जाता है उसकी वैल्यू अलग रहती है। तो यहाँ पे आपको EMS डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जो EMS दस्तावेज होते हैं अगर आप भेजते हैं तो उस कंडीशन में अगर वो गुम हो जाते हैं, नुकसान उनको हो जाता है, कोई क्षति हो जाती है, तो यहाँ पे मुआवजा बोल रहे हैं कि क्या मिलेगा आपको, जो सामग्री का मूल्य है या 130
130 SDR, दोनों में से जो भी कम होगा वो मिलेगा। साथ में जो भी आपने डाक शुल्क का भुगतान किया होगा वो भी आपको कंपनसेशन के रूप में मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा करेक्ट नहीं है। अब जो जल्दबाजी करेंगे वो फर्स्ट सेकंड को कर देंगे कि ये करेक्ट है, उसी को आंसर करेंगे, फिर उनका गलत हो जाएगा। तो ध्यान से पढ़ना है। क्या पूछा है, सत्य नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है, तीसरे वाला। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी, सी आ जाएगी कि थर्ड जो है आपका वो इनकरेक्ट है। अब इनकरेक्ट क्यों है, ये जो यहाँ पे बताई गई है कंपनसेशन या मुआवजा, ये किसके मामले में दिया जाता है, EMS मर्चेंडाइज। अगर आप इनलैंड स्पीड पोस्ट भी बुक करते हैं तो वहाँ पर भी आपको दो ऑप्शंस आती हैं, डॉक्यूमेंट है या मर्चेंडाइज है, उसके ऊपर आपको बताना पड़ता है। तो उसी तरह से इंटरनेशनल में अगर आपका EMS डॉक्यूमेंट गुम हो जाता है, उसको कोई नुकसान होता है, तो उसमें आपको जो मुआवजा दिया जाएगा वो कौन सा दिया जाएगा, सिर्फ आपने जो डाक शुल्क का भुगतान किया है वही आपको पोस्टेज चार्जेस वापस मिलेंगे कंपनसेशन के रूप में। लेकिन अगर आपका EMS मर्चेंडाइज है, कोई भी व्यापारिक माल आप भेजते हैं, वहाँ पर मुआवजा दिया जाएगा। जो भी आपकी कंटेंट या सामग्री की वैल्यू है या 130 SDR, दोनों में से जो भी कम होगा, साथ में जो भी पोस्टेज चार्जेस रहेंगे वो आपको मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। तो इसका सही आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ये गलत है। आगे चलते हैं, एक्सपेंशन ऑफ स्पर्श इन दीनदयाल स्पर्श योजना। दीनदयाल स्पर्श योजना में ये जो स्पर्श शब्द है, इसका आपको पूर्ण रूप बताना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम्स एज अ हॉबी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग भी साथ में याद कर लेने हैं। आगे चलते हैं, फिलैटलिक डिपॉजिट अकाउंट कैन बी ओपनड विद द मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट ऑफ। डाक टिकट जमा खाता न्यूनतम कितनी राशि के साथ खोला जा सकता है, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 500 या फिर 1000 रुपीज़। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, 200 रुपीज़ के साथ आप खोल सकते हैं। और जो फॉरेन फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट होता है उसको 1000 रुपये की न्यूनतम राशि के साथ खोला जा सकता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ वेस्टर्न यूनियन इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विस। अब ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि अब डिसकंटिन्यूड हो चुका है। डिसकंटिन्यूड कब हुआ, यानी कि अब ये बंद हो चुकी है, ये सेवा अब आगे आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो ये 31 जनवरी 2024, 31 जनवरी 2024 को इस सेवा को क्या किया गया, डिसकंटिन्यू कर दिया गया, बंद कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। लेकिन फिर भी आपने ये करनी है। करनी इसलिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो सेवाएं बहुत समय पहले डिसकंटिन्यूड हो चुकी हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन अभी तक आ रहे हैं, तो इसको भी आप नहीं छोड़ेंगे। जो आपके पास डाटा है इसके संबंध में उसको हमने ज़रूर पढ़ लेना है। तो सबसे पहला, मनी कैन बी सेंट फ्रॉम इंडिया टू सिलेक्टेड फॉरेन कंट्रीज, पहला ही पॉइंट गलत है। वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर सर्विस जो थी इसमें क्या था, आवक प्रेषण की अनुमति थी, यानी कि विदेश से पैसा भारत के लिए भेजा जा सकता था, लेकिन भारत से किसी और देश के लिए इसके माध्यम से पैसे आप नहीं भेज सकते थे। तो ये गलत हो जाएगा। मैक्सिमम लिमिट फॉर इनवर्ड इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर इज $2500 पर रेमिटांस ट्रांजैक्शन। अब इसमें इनवर्ड इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र की बात की, यानी कि फॉरेन कंट्री से जब आप भारत के लिए पैसे भेजेंगे सिंगल ट्रांजैक्शन में, एक बार में आप $2500 भेज सकते हैं फॉरेन कंट्री से भारत के लिए। इन केस ऑफ फॉरेन टूरिस्ट, जो फॉरेन टूरिस्ट होते हैं, विदेशी जो भी पर्यटक होते हैं, घूमने के लिए आए होते हैं, इवन पेमेंट अमाउंट एक्सीडिंग ₹50,000 कैन बी पेड इन कैश। अभी वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र सर्विस में क्या होता है कि 50,000 रुपये से पहले, यानी कि 50,000 रुपये से कम की जो राशि रहेगी वो कैश में दी जा सकती है, इसके बाद चेक में दी जाती है। लेकिन अगर कोई भी फॉरेन टूरिस्ट है, विदेशी पर्यटक है, घूमने के लिए भारत आया हुआ है, तो 50,000 रुपये से ज़्यादा की राशि भी उसको कैश में दी जा सकती है। ये भी करेक्ट है। KYC इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू रिसीव अमाउंट अप टू 20,000 रुपीज़। तो KYC, नो योर कस्टमर, ये KYC जो है आपको करवानी ही पड़ती है अगर आपको, ठीक है, कोई भी राशि वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र सर्विस के तहत प्राप्त होती है। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, कौन सा करेक्ट है। तो इसमें करेक्ट कौन सा आ जाएगा, सेकंड, थर्ड और, ठीक है, फोर्थ क्या आ जाएगा आपके पास, फोर्थ गलत आ जाएगा क्योंकि आपको KYC करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपके पास करेक्ट कौन से आ जाएंगे, सेकंड एंड थर्ड आ जाएंगे। कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, 27 की
सी हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बट इज द नेम ऑफ द स्टैम्प इशूड ऑन द 12 अक्टूबर 2022। 12 अक्टूबर 2022 को जारी किए गए स्टैम्प का नाम क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए सभी में पिन कोड लिखा हुआ है, यानी कि पिन कोड के संबंध में ही कोई डाक टिकट जारी किया गया। अब देखो पिन कोड जो है 15 अगस्त 1972 को जारी किया गया था, ठीक है। पिन कोड की शुरुआत कब हुई, 15 अगस्त 1972 को हुई। तो 1972 से लेकर 2022 तक क्या हो जाता है, इसके 50 साल पूरे हो जाते हैं, ठीक है। 72 से आगे कर लीजिए, आपके पास 28 हो जाएंगे, और फिर उसके बाद 100 हो गए आपके पास, ठीक है। 72 और 28 आपके पास 100, और उसके बाद 22 और कर लीजिए, तो कितने हो जाएंगे, 8 2 10, 2 2 और 4 1 5, यानी कि 50 साल 2022 में पूरे हो जाते हैं। जब भी 50 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो क्या मनाया जाता है, गोल्डन जुबली मनाई जाती है 28th की। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अंडर पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम 2021 अकाउंट विल बी ओपनड इन द नेम ऑफ अ बेनिफिशियरी विद as joint account holder for an eligible beneficiary who has not attained the age of 18 years on the date of event। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना 2021 के तहत खाता एक लाभार्थी के नाम पर खोला जाएगा, जिसमें हमें बताना है कौन संयुक्त खाता धारक के रूप में रहेगा। अब ये जो भी खाता है किसके लिए खोला जाएगा, तो ये घटना हुई थी एक, क्या उस घटना में क्या हुआ कि जो भी 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे थे उनके लिए खाता खोला गया। अब ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम। क्या हुआ कि कोविड-19 की जो अवधि थी 11/3/2020 से लेके 28/2/2022 तक, इस अवधि के दौरान जिस भी बच्चे ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की थी और उसने क्या किया, अपने पेरेंट्स को खो दिया या उसके जो भी गार्डियन थे, अभिभावक थे, उनको खो दिया। अब उनके लिए क्या किया गया, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम की शुरुआत की गई। अब इसमें क्या होगा, सरकार लमसम में यानी कि जो किस्तें होती हैं उसमें या एक बार में एक मुश्त में क्या करेगी, एक राशि जमा करेगी, 10 लाख रुपए की राशि, जो क्या हो जाएगा उस बच्चे को दी जाएगी 23 ईयर्स की आयु प्राप्त करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका ये जो हमारे पास पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम है, अब क्या हुआ किसके लिए खोला जाएगा, ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने पेरेंट्स खो दिए, गार्डियन खो दिए। अब खाता तो उनके लिए खोला जाएगा, लेकिन उसमें क्या चाहिए, एक जॉइंट अकाउंट होल्डर चाहिए। अब पेरेंट्स उनके हैं नहीं, गार्डियन उनके नहीं है, रिलेटिव के साथ तो खोल नहीं सकते क्योंकि फिर पता है आगे क्या होगा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो जॉइंट अकाउंट होल्डर रहेगा वो कौन रहेगा, कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रहेगा। सही ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी, ए, यानी कि जो संबंधित जिला मैजिस्ट्रेट है वो उस बच्चे की 18 साल की आयु होने तक उस अकाउंट में जॉइंट अकाउंट होल्डर के रूप में रहेगा। फिर जब वो 18 साल का बच्चा हो जाएगा फिर इसको सिंगल अकाउंट के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। WAN इन IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट स्टैंड्स फॉर, IT आधुनिकीकरण परियोजना में WAN शब्द का क्या अर्थ आ जाएगा, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी, सी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशन इज और आर नॉट करेक्ट। हमें क्या बताना है, कौन सा इनमें से गलत है, CSI कोर सिस्टम इंश्योरेंस या फिर कोर सिस्टम इंफॉर्मेशन, क्या ये सही है, गलत है। CVS कोर बैंकिंग सोल्यूशन या कोर बैंकिंग सर्विसेज, बिल्कुल करेक्ट है। CVS की फुल फॉर्म कोर बैंकिंग सोल्यूशन या कोर बैंकिंग सर्विसेज, दोनों में से दोनों ही सही है। CSI कोर इंटीग्रेशन सोल्यूशन या कोर इम्प्लीमेंटेशन सोल्यूशन, दोनों ही गलत है। क्या आ जाएगा, कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन। NI की बात करें, नेटवर्क फॉर इंटरनेट या फिर नेशन वाइड इंटरनेट, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, इनकरेक्ट हो जाएगा। NI की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, नेटवर्क इंटीग्रेटर हो जाएगी। तो दोनों क्या हो गए, ये भी गलत हो गए, ये गलत हो गया आपके पास, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि हमें क्या बताना है, गलत कौन सा है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ और जो है ये क्या है, गलत है। तो 31 की सही ऑप्शन आपके पास डी आ जाएगी। Supply of smartphones to delivery staff under IT modernization was the scope of the,
तो आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के तहत जो वितरण विभाग होता है या वितरण जो भी स्टाफ या कर्मचारी होते हैं उनको स्मार्टफोन की आपूर्ति किस परियोजना के माध्यम से की गई थी? करेक्ट आंसर आपके पास 32 का क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, मेल ऑपरेशन हार्डवेयर। अब इसमें आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2.0 की इम्प्लीमेंटेशन के बाद बहुत सारी चीज़ों में चेंज हुआ है, लेकिन पुराना जो आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 1.0 है वो भी आपको बिल्कुल अच्छे से करना है क्वेश्चन, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम हुआ था ये आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2.0 की इम्प्लीमेंटेशन के बाद हुआ, लेकिन फिर भी पुराने में से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आपको ज़रूर अच्छे से करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, डिजास्टर रिकवरी सेंटर इज लोकेटेड एट। तो इसमें एक डाटा सेंटर है, ठीक है, दूसरा एक आपके पास क्या आ जाएगा? डिजास्टर रिकवरी सेंटर। दोनों आपको याद रखने हैं कहाँ पे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पूछा गया है डिजास्टर रिकवरी सेंटर, तो ये 15/5/2015 से पीटीसी मैसूर में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। दूसरा आपके पास एक डाटा सेंटर है, तो ये 3 अप्रैल 2013 से कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आएगा? पीटीसी मैसूर आ जाएगा। Beyond March 2022, the department proposes to take forward the IT infrastructure maintenance, upgradation and technology refresh through the मार्च 2022 के बाद विभाग ने किसके माध्यम से आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर रखरखाव, उन्नयन या फिर प्रौद्योगिकी नवीकरण को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है? यानी कि जो आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 1.0 था उसकी जगह किसने ले ली? यानी कि जो भी अब विभाग में काम किया जाना था वो किसके अनुसार किया जाना था? तो इसमें करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2.0। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज इन पीओएसबी इज टर्म्ड एज। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में जो इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं हैं उनको क्या कहा जाता है? ई बैंकिंग फैसिलिटीज कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट इज टू मॉडर्नाइज एंड कंप्यूटराइज ऑफ। आईटी आधुनिकीकरण परियोजना का उद्देश्य किसका आधुनिकीकरण और कंप्यूटरीकरण करना है? तो 36 की सही ऑप्शन क्या आ जाएगी? जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं, जितने भी मेल ऑफिस हैं, जितने भी प्रशासनिक या अन्य कार्यालय हैं, उन सभी को क्या करना? उन सभी का आधुनिकीकरण करना और कंप्यूटरीकरण करना आईटी आधुनिकीकरण परियोजना का उद्देश्य है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगी। आगे चलते हैं, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। इनमें से कौन सा सही है? इंडिया पोस्ट एटीएम्स आर इंटर ऑपरेबल विद बैंक्स। इंडिया पोस्ट के एटीएम अन्य बैंकों के साथ अंतर संचालित है, यानी कि आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का एटीएम है, किसी भी बैंक के एटीएम में जाके बिल्कुल क्या आ जाएगा आपके पास? करेक्ट आ जाएगा। इंडिया पोस्ट एटीएम्स आर इंटर ऑपरेबल विद रिजर्व बैंक ओनली। केवल रिजर्व बैंक के साथ इंटर ऑपरेबल है, जो कि गलत है, ठीक है। इंडिया पोस्ट एटीएम्स आर इंटर ऑपरेबल विद ऑल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन इंडिया, ये भी गलत है। तो ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट के जो एटीएम है अन्य बैंकों के साथ अंतर संचालित है, चाहे वो कोई सा भी बैंक हो। तो 37 की सही ऑप्शन क्या आ जाएगी? फर्स्ट वाला जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक्सपेंशन ऑफ दर्पण। जो दर्पण है उसकी फॉर्म क्या आ जाएगी? तो दर्पण जो है किसके लिए था? ब्रांच पोस्ट ऑफिस के मॉडर्नाइजेशन के लिए था, आधुनिकीकरण के लिए था। तो ये दर्पण जो है इसकी फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया। करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास? सी आ जाएगी। आगे चलते हैं, कंडक्टिंग ऑफ वेरियस ट्रेनिंग्स वर्कशॉप्स टू प्रिपेयर ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ द डिपार्टमेंट including ग्रामीण डाक सेवक्स to enable them to function effectively in IT environment are part of segment। तो जीडीएस सहित विभाग के जितने भी कर्मचारी थे उनको आईटी वातावरण में अच्छे से काम करने में सक्षम बनाने के लिए क्या किया गया? बहुत सारे प्रशिक्षण आयोजित किए गए, बहुत सारी कार्यशालाएं आयोजित की गई। तो ये किस खंड का हिस्सा था? क्योंकि आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट जो वो 8 खंडों के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था, उसमें सभी का अलग अलग काम था, ठीक है। किसी ने क्या करना था कि सभी को ट्रेनिंग देनी थी, किसी ने मोबाइल फ़ोन या हार्डवेयर उपलब्ध करवाना था, किसी ने सॉफ्टवेयर डेवलप करने थे। तो ये सारी चीज़ें
चीज़ें हुई अलग अलग खंडों के माध्यम से हुई, तो जो भी ट्रेनिंग्स वगैरह दी गई, वर्कशॉप्स वगैरह प्रिपेयर की गई जितने, ताकि जितने भी विभाग के कर्मचारी थे या ग्रामीण डाक सेवक थे उन सभी को ट्रेनिंग दी जा सके ताकि वो अच्छे से काम कर सके। क्योंकि आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के बाद बहुत सारी चीज़ों में अपडेशन होनी थी, नई तकनीक आने वाली थी, तो उसमें वो अच्छे से काम कर सके, इसके लिए क्या किया गया, ट्रेनिंग्स दी गई। किस खंड में ये दिया गया था? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट में विभाग के जितने भी कर्मचारी थे, जीडीएस जितने भी थे, उन सभी को ट्रेनिंग्स वगैरह दी गई। What is the fees for alteration of payee name in the electronic money order? अंतरदेश, ठीक है, यहाँ पे आप क्वेश्चन को थोड़ा सही कर लेंगे। अंतरदेश जो आपके पास क्या आ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर होता है, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर में जो पेई है या प्राप्त करता है उसका नाम बदलने के लिए आपसे क्या चार्जेस लिए जाएंगे? हाफ ऑफ दी कमीशन, जो कमीशन है उसका आधा लिया जाएगा। 6 रुपीज़ लिए जाएंगे, 2 रुपीज़ लिए जाएंगे। ऑन पेमेंट ऑफ सेकंड कमीशन इक्वल टू फर्स्ट कमीशन, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे कमीशन का भुगतान करना पड़ेगा जो पहले कमीशन के बराबर रहेगा। 40th की सही ऑप्शन क्या आ जाएगी, डी आ जाएगी। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर है, आपने जब उसको भेजा, आप ऑफिस ऑफ पेमेंट में चेंज करना चाहते हैं, आप जो भी पेई है, जो भी उस मनी ऑर्डर का प्राप्त करता है, उसके पते में परिवर्तन करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? या तो आप ऑफिस ऑफ पेमेंट में चेंज करना चाहते हैं या फिर जो एड्रेस रहेगा पेई का, प्राप्तकर्ता का, उसमें चेंज करना चाहते हैं, तब आपसे कोई भी कमीशन नहीं लिया जाएगा, कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। लेकिन मान लीजिए आपने मनी ऑर्डर भेज दिया किसी के नाम, वो मान लीजिए आपने मनोज के नाम भेजा, लेकिन बाद में आप क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसका भुगतान मनोज को नहीं विवेक को किया जाए। ऐसी कंडीशन में उसके लिए आपको फिर से कमीशन देना पड़ेगा, और कितना देना पड़ेगा, पहले कमीशन के बराबर देना पड़ेगा। आगे चलते हैं। इनलैंड आर्टिकल्स कैन बी रिकॉल्ड इफ, अंतर्देशीय जो डाक वस्तुएं होती हैं उनको वापस बुलाया जा सकता है, लेकिन कब बुलाया जा सकता है? तो इसमें क्या हुआ, आपने एक आर्टिकल था उसको पोस्ट कर दिया, लेकिन पोस्ट करने के बाद आपके मन में ख्याल आया कि मुझे ये आर्टिकल वापस चाहिए किसी भी वजह से, तो उसको कब वापस बुलाया जाएगा? If prescribed fees for recall of article is paid by sender is paid, यदि प्रेषक के द्वारा, क्योंकि डाक लेख को बुलाने का काम कौन कर सकता है, उस डाक लेख को भेजने वाला कर सकता है। तो जब सेंडर या प्रेषक या उस लेख को भेजने वाला क्या करता है, जो भी निर्धारित शुल्क है किसी भी डाक वस्तु को वापस बुलाने का, उसका भुगतान करता है। आर्टिकल हैज़ नॉट येट बीन डिलीवर्ड टू द एड्रेसी, या फिर जो लेख है अभी तक उसका वितरण नहीं किया है प्राप्तकर्ता को, तो ये दोनों ही कंडीशंस सेटिस्फाई होने के बाद ही उस डाक वस्तु को वापस बुलाया जा सकता है। सही ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी, सी आ जाएगी। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। रिकॉल फीस जो होती है वो कितनी है, 6 रुपये है, याद रखनी है। और ये जो 6 रुपये रिकॉल फीस है आवेदन पत्र के साथ पोस्टेज स्टैंप्स के रूप में लगी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, instructions received from addressee authorizing the post office to deliver articles or pay money orders to persons other than themselves should be treated as lapsed after a time limit of unless renewed within that time। डाकघर को अपने अलावा अन्य व्यक्तियों को लेख वितरित करने या मनी ऑर्डर का भुगतान करने के लिए अधिकृत करने वाले प्राप्तकर्ता के जो निर्देश होते हैं उनको किस समय सीमा के बाद समाप्त हुआ या व्यपगत माना जाएगा, मतलब उसके बाद वो खत्म हो जाएंगे, आपको फिर से वो निर्देश देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 2 तरह के निर्देश आपको याद रखने हैं, कंफ्यूज इसमें बिल्कुल ना होना है। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन जो इस क्वेश्चन में दे रखी है, निर्देश किसके बारे में, मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, कहीं फॉरेन कंट्री में जाता हूँ, फॉरेन कंट्री में जाने से पहले मैं डाकघर में जाकर निर्देश देता हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरे पते पर कोई भी मेरी डाक वस्तु आएगी, चाहे वो मनी ऑर्डर आएगा, चाहे वो कोई और आर्टिकल आएगा, तो वो डाक वस्तु या फिर वो मनी ऑर्डर का भुगतान जिस व्यक्ति को मैं अधिकृत कर रहा हूँ उसको आपने कर देना है। इस तरह के जो मैं निर्देश दे के जाता हूँ कि मेरे लिए जो डाक वस्तु आएगी मेरे द्वारा अधिकृत किए हुए व्यक्ति को आपने वितरित कर देनी है, फिर चाहे वो मनी ऑर्डर है उसका भुगतान भी उसी व्यक्ति को कर देना है। इस तरह के जो निर्देश मेरे द्वारा दिए जाएंगे वो किस समय सीमा के बाद समाप्त होंगे? करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा।
3 वर्षों की अवधि के बाद वो समाप्त हुए माने जाएंगे। अब दूसरी एक इंस्ट्रक्शंस होती हैं पता परिवर्तन के संबंध में। जब भी कोई व्यक्ति क्या करता है, अपना पता परिवर्तित करता है, तो उसके द्वारा जो दी हुई इंस्ट्रक्शंस हैं उनकी वैलिडिटी रहती है 3 महीने के लिए। तो दोनों इंस्ट्रक्शंस आपको याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, अ वैल्यू पेबल पोस्टल आर्टिकल मार्क्ड पोस्ट रेस्टेंट इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन द सब क्लोज 1 ऑफ द क्लोज 194 kept in the post office to which it is addressed for a period of only। एक मूल्य दे डाक लेख जिस पर पोस्ट रेस्टेंट अंकित है। एक ऐसी डाक वस्तु जिसे पोस्ट रेस्टेंट के रूप में भेजा गया है या उसके ऊपर पोस्ट रेस्टेंट अंकित किया हुआ है, तो ऐसी डाक वस्तु को जिस डाकघर के लिए भेजा जाता है उस डाकघर में किस अवधि के लिए रोक कर रखा जाता है? 1 महीने के लिए, 7 दिनों के लिए, 3 महीनों के लिए या फिर 1 दिन के लिए। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो इसमें 3 चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो याद रखनी है। जब भी कोई आर्टिकल पोस्ट रेस्टेंट के रूप में भेजा जाता है तो उसको क्या किया जाता है? 1 महीने की अवधि के लिए उस डाकघर में रोक कर रखा जाएगा जहाँ के लिए उसको भेजा गया है। अगर आपसे नॉर्मल क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं पूछा है, सिंपल पूछा है पोस्ट रेस्टेंट के रूप में भेजे गए लेख को डाकघर में, जिस डाकघर के लिए उसको भेजा जाता है उस डाकघर में किस अवधि के लिए रोक कर रखा जाएगा? आंसर आपका आ जाएगा 1 मंथ। दूसरा आपके पास पॉइंट क्या आ जाएगा? कोई भी डाक वस्तु है, अगर वो वैल्यू पेबल पोस्टल आर्टिकल है, वैल्यू पेबल यानी कि मूल्य दे डाक वस्तु है और उसको पोस्ट रेस्टेंट के रूप में भेजा गया है, तो उसको क्या किया जाएगा? केवल 7 दिनों की अवधि के लिए ही डाकघर में रोक कर रखा जाएगा। तीसरी बात, एक कई बार क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कोई भी व्यक्ति पोस्ट रेस्टेंट सुविधा का उपयोग मैक्सिमम किस समय के लिए कर सकता है? तो वो 3 महीनों के लिए पोस्ट रेस्टेंट सेवा का उपयोग कर सकता है। तो ये तीनों ही चीजें आपने अच्छे से याद रखनी है। But is the redirection fees on inland parcels addressed to troops and redirected to another delivery post office within India? सैनिकों को संबोधित अंतर्देशीय पार्सल पर पुनर्निर्देशन शुल्क क्या होगा जब उन्हें भारत के भीतर किसी अन्य डिलीवरी पोस्ट ऑफिस के लिए पुनर्निर्देशित किया जाता है? हाफ ऑफ द प्रीपेड पोस्टेज नो रिडायरेक्शन फीस एक्चुअल पोस्टेज एप्लीकेबल फॉर पार्सल या फिर कैन नॉट फी रिडायरेक्टेड। कोई भी सैनिक है, उसको आपने अंतर्देशीय पार्सल भेजा है, उसका पुनर्निर्देशन करना पड़ता है, यानी कि एक डाकघर से दूसरे डाकघर के लिए उसको भेजना पड़ता है ताकि उसका वितरण हो सके। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। कब नहीं लिए जाएंगे? जब ये पार्सल किसी भी सैनिक को संबोधित होगा। अगर ये नॉर्मल है, किसी व्यक्ति के लिए भेजा गया, तो क्या होता है? हाफ दी प्रीपेड चार्जेस आपको रिडायरेक्शन फीस के रूप में देना पड़ेगा, लेकिन सैनिकों को संबोधित पार्सल के मामले में आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। If any inland letter card is posted infringing the conditions laid down for inland letter card, यदि कोई अंतर्देशीय पत्र कार्ड के लिए जो निर्धारित शर्तें हैं उनका उल्लंघन करते हुए पोस्ट किया जाता है तो क्या किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? इट विल बी टैक्स्ड एज लेटर। सबसे पहली बात, उस इनलैंड लेटर कार्ड को पत्र माना जाएगा, लेटर माना जाएगा। फिर उसके बाद उसके ऊपर चार्जेस लिए जाएंगे। कैसे लिए जाएंगे? डबल द डेफिशिएंसी एट लेटर पोस्टेज रेट विल बी रिकवर्ड। पत्र डाक शुल्क दर के अनुसार जो भी कमी होगी उसके दोगुने चार्जेस आपसे वसूल किए जाएंगे। यानी कि एक इनलैंड लेटर कार्ड को पोस्ट करने के लिए बहुत कम चार्जेस लगते हैं, लेकिन वो शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसको पत्र माना जाता है। पत्र में जो चार्जेस हैं वो इनलैंड लेटर कार्ड की अपेक्षा में अधिक लगते हैं। ऐसी कंडीशन में उसको क्या हुआ? लेटर मान लिया गया। अब लेटर को ज़्यादा चार्जेस लगने हैं, जितने चार्जेस ज़्यादा लगने हैं वो देखे जाएंगे और फिर उसके दोगुने चार्जेस करके उस इनलैंड लेटर कार्ड के लिए जाएंगे। Blind literature packets are exempted from payment of the following fees beside being exempted from the payment of postage। अंध साहित्य पैकेटों को डाक शुल्क के भुगतान से छूट के अलावा निम्नलिखित शुल्क के भुगतान से भी छूट दी गई है। रजिस्ट्रेशन फीस, एसएच चार्ज, फीस फॉर एक्नॉलेजमेंट कार्ड। अब जब भी ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट भेजा जाता है उसमें बहुत सारे चार्जेस में आपको छूट दी जाती है। उसमें से जो एक चार्जेस हैं वो कौन से आ जाएंगे यहाँ पे? पोस्टेज चार्जेस, यानी कि जो डाक शुल्क लिया जाता है नॉर्मली किसी भी आर्टिकल को पोस्ट करने के लिए, वो आपसे ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के ऊपर नहीं लिया जाता है।
तो ये तो पोस्टेज चार्जेस की बात हो जाएगी, लेकिन पोस्टेज चार्जेस के अलावा और कौन से चार्जेस ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के ऊपर नहीं लिए जाते हैं? इसमें रजिस्ट्रेशन फीस है, एयर चार्जेस हैं, या फीस फॉर एक्नॉलेजमेंट कार्ड। तो इसके लिए पंजीकरण शुल्क भी नहीं लिया जाता है। पावती कार्ड आप साथ में भेजना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपसे चार्जेस नहीं लिए जाते हैं अगर आप ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट भेजते हैं। और एयर चार्ज आपसे लिए जाते हैं, कितने लिए जाते हैं इंपॉर्टेंट है, जितने बुक पैकेट के ऊपर लगते हैं उतने ही एयर चार्जेस लिए जाते हैं ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के ऊपर। यानी कि जो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट होता है इसको हवाई डाक के माध्यम से भेजना चाहते हैं तो जो भी एयर चार्जेस होंगे वो आपको देने पड़ेंगे, बाकी चार्जेस में आपको छूट मिल जाती है। 46 की सही ऑप्शन क्या आ जाएगी? कौन कौन से चार्जेस में छूट मिल गई? फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। करेक्ट ऑप्शन कौन सी आ जाएगी आपके पास? सी आ जाएगी। Whether inland parcel may contain any written communication inside it? क्या अंतर्देशीय पार्सल में कोई लिखित संचार हो सकता है? तो पार्सल के बारे में एक बात आती है कि इसमें कोई भी रिटन कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या हो सकता है? सिंगल रिटन कम्युनिकेशन हो सकता है उस पार्सल के एड्रेसी के लिए। तो 47 की सही ऑप्शन क्या आ जाएगी? अ सिंगल रिटन कम्युनिकेशन ऑफ द नेचर ऑफ अ लेटर और हैविंग द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सनल कम्युनिकेशन एड्रेस्ड टू द एड्रेसी ऑफ पार्सल इज परमिसिबल। इसमें रिटन कम्युनिकेशन की अनुमति नहीं है, लेकिन उस पार्सल के प्राप्तकर्ता के लिए सिंगल रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है, कैसा? सिंगल, एकल लिखित संचार हो सकता है जिसकी प्रकृति या जिसका नेचर पत्र जैसा या व्यक्तिगत संचार या व्यक्ति पर्सनल कम्युनिकेशन की प्रकृति का हो सकता है। और ये किसके लिए होना चाहिए? केवल उस पार्सल के प्राप्तकर्ता के लिए होना चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। The following articles should not be posted in letter box. निम्नलिखित लेख लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं किए जाने चाहिए। तो इसमें फ्रैंक्ड आर्टिकल्स आ जाएंगे। अनरजिस्टर्ड लेटर्स सेंट बाय कोर्ट अफिक्स्ड विद सर्विस स्टैम्प्स। सेवा टिकटों के साथ न्यायालय द्वारा भेजे गए अपंजीकृत पत्र, अनरजिस्टर्ड पार्सल या प्रिंटेड पेपर। सो कौन से आपके ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं किया जा सकता? तो फर्स्ट और थर्ड वाले, ठीक है, जो फ्रैंक्ड आर्टिकल्स होते हैं इनको कभी भी आपने लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं करना है, नहीं तो इनको अनपेड माना जाएगा, अवैतनिक माना जाएगा। उसके बाद और कौन से हो जाएंगे आपके जो, ठीक है, अनरजिस्टर्ड पार्सल होते हैं, इनको भी कभी आपने लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं करना है। अगर आप करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं आप नहीं कर सकते, अगर आप करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? उस पार्सल को पंजीकृत पार्सल के रूप में माना जाएगा, फिर उसके ऊपर आपको चार्जेस देने पड़ेंगे जो एक पंजीकृत पार्सल के ऊपर लिए जाने थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी। फर्स्ट एंड थर्ड को अपने लेटर बॉक्स में पोस्ट करने के लिए नहीं डालना है। On departmental manufactured inline letter card superscribed by the sender with the word register, it found in a letter box and fees for registration has not been prepaid by means of postage stamps. How it should be taxed? प्रेषक द्वारा पंजीकृत शब्द लिखा हुआ एक विभागीय निर्मित अंतर्देशीय पत्र कार्ड एक लेटर बॉक्स में पाया जाता है और पंजीकरण के लिए शुल्क का भुगतान डाक टिकटों के माध्यम से नहीं किया गया है, तो इस पर जो शुल्क है वो आपसे कैसे लिया जाएगा? तो जब हमने रजिस्ट्रेशन के बारे में किया था वहाँ पे हमने कुछ आर्टिकल ऐसे किए थे जिनके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, अनिवार्य है, आपको करवानी पड़ेगी। तो उसमें एक आर्टिकल आते हैं कि ऐसा कोई भी आर्टिकल जिसके ऊपर पंजीकृत शब्द लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड वर्ड लिखा हुआ है, उसके लिए क्या हो जाता है? रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाती है। अब यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन आ जाती है कि इनलैंड लेटर कार्ड है, उसके ऊपर रजिस्टर्ड वर्ड भी लिखा हुआ है, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करने के लिए डाक टिकट नहीं लगे हैं और पोस्ट करने के लिए लेटर बॉक्स में डाल दिया। अब आप उसमें क्या करेंगे? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ट्वाइस द फी फॉर रजिस्ट्रेशन विल बी लीव्ड ऑन द डिलीवरी। जब उसका वितरण किया जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? पंजीकरण शुल्क का 2 गुना शुल्क भुगतान करना पड़ेगा उसके वितरण के समय। करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगी? यहाँ पे बी आ जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन है डीओपी का। कंडीशंस फॉर डिलीवरी ऑफ आउटबाउंड फॉरेन आर्टिकल्स इन द कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन। गंतव्य देश में जावक विदेशी वस्तुओं के वितरण के संबंध में जो शर्तें हैं उनके बारे में ये क्वेश्चन है कि जब भी कोई आपने आर्टिकल भेजा भारत से, उसको आपने पोस्ट किया, वितरण उसका किया जाना है फॉरेन कंट्री में, तो कैसे किया जाएगा? Articles are delivered according to the internal legislation and regulation and this varies widely from country to country.
कोई भी डाक वस्तु जिसे भारत से भेजा जाता है फॉरेन कंट्री में, जिसका वितरण किया जाना है, तो उसका वितरण जो है फॉरेन कंट्री के जो भी आंतरिक कानून होंगे, उनके जो भी विनियमन होंगे, यानी कि उनके जो भी रेगुलेशंस या लेजिस्लेशंस होंगे, उसके अनुसार ही वो उसका वितरण करेंगे। और ये हर देश में अलग अलग होते हैं, सभी देशों में एक समान नहीं होंगे। Indian Postal Department is not responsible for manner in which an article is delivered or returned undelivered if it is done in accordance with the legislation or regulations of the country of destination। अब भारत जो है या भारतीय डाक विभाग किसी भी डाक वस्तु की वापसी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। मान लीजिए आपने फॉरेन कंट्री के लिए एक आर्टिकल भेजा, फॉरेन कंट्री ने उसको अवितरित के रूप में, कि इसका वितरण नहीं किया जा सकता, उस रूप में उसको वापस भारत को भेज दिया। क्यों भेज दिया? क्योंकि वो उस देश के जो कानून है, उस देश के जो नियम विनियम है, उनके अनुसार नहीं था। तो इस चीज़ के लिए भी इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट जिम्मेदार नहीं होगा। पीरियड ऑफ डिटेंशन ऑफ अनडिलीवरेबल आर्टिकल्स इज गवर्नड बाय द इंटरनल रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन। उसके बाद कोई भी अनडिलीवरेबल आर्टिकल है, अनडिलीवरेबल यानी कि जिसका वितरण नहीं हो सकता, जैसे मान लीजिए भारत में कोई आर्टिकल आता है जिसका वितरण नहीं हो पाता क्योंकि उसका एड्रेस ही कहीं और है या मिला नहीं, तो उसको क्या होता है, इस आर्टिकल को उस डाकघर में कुछ समय के लिए रोका जाता है। वो 7 दिन है, वो 10 दिन है, 3 दिन है, या किसी भी अवधि के लिए रोका जाता है। उसी तरह से यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी आर्टिकल जब आप भारत से फॉरेन कंट्री में वितरण के लिए भेजेंगे, फॉरेन कंट्री में अगर उसका वितरण नहीं हो पाता है तो फॉरेन कंट्री में भी उसको कुछ समय के लिए हो सकता है रोक के रखा जाए। तो उसको रोक के रखने की जो अवधि है वो भी क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी, अलग अलग देश में। ऑल ऑफ दी अबव हमें क्या बताना है, कौन सा करेक्ट है भाई? सही आंसर क्या है? सभी सही है, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अब चलते हैं जीके के क्वेश्चंस कर लेते हैं। जीके के क्वेश्चंस को करने का जो मेन मकसद है वो क्या है? इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमने 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर्स किए, अगर आपने देखा होगा यही सेम टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट रिवर से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, पहाड़ वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, आपके राज्य के संबंध में, ठीक है, कोई राज्य, पक्षी, पशु, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये बार बार सेम चीज़ें पूछी जाती हैं। तो जीके में आपको तभी ये क्वेश्चन करवा रहे हैं ताकि आप इनके संबंधित जो टॉपिक है उनको ज़रूर अच्छे से करें, क्योंकि जीके में यहीं से आपके मार्क्स अच्छे बन जाएंगे अगर आप यही टॉपिक्स कर लेते हैं जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इन 1928 इटसेल्फ। 1928 में ही भारत का संविधान किसने तैयार कर लिया था? लागू कब हुआ? कई बार क्या पूछा जाता है कि इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, किसने बनाया, कब इसको लागू किया गया, या इसमें ठीक है कितने आर्टिकल्स हैं, वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, बार बार पूछी जाती हैं, तो वो अच्छे से आपको कर लेनी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इसी आ जाएगा। मोतीलाल नेहरू ने 1928 में ही भारत का संविधान तैयार कर दिया था। आगे चलते हैं, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा लोकसभा के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एज के संबंध में पूछा जाता है कि कोई भी इलेक्शन आप लड़ना चाहते हैं उसके लिए एज आपकी कितनी होनी चाहिए। तो राज्यसभा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? जगदीप धनखड़ है, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, महेंद्रगिरी। आगे चलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, राज्य आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। बीच अमंग दी फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास सी आ जाएगा, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री। हु इज द प्रेजेंट मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? जयशंकर, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन पंजाब ड्यूरिंग संक्रांति। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रांति के दौरान पंजाब में मनाए जाने वाले त्योहार का नाम है? करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? लोहड़ी, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं,
उसके बाद पिंगाली वेंकैया हु डिजाइंड द इंडियन नेशनल फ्लैग बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो जो राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन था वो तैयार किया था वेंकैया पिंगाली ने, वो किस राज्य से संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास भी आ जाएगा, आंध्र प्रदेश का क्वेश्चन पेपर है, तो उसी का एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे पूछ लिया गया है। आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स इन मेकिंग एथिकल जजमेंट। नैतिक निर्णय लेने के संबंध में जो कारक होते हैं उन पर विचार कीजिए। द मोटिव फ्रॉम विच द एक्शन स्प्रिंग्स, वह उद्देश्य जिससे क्रिया उत्पन्न होती है, ठीक है, यानी कि आप कोई भी काम करते हैं वो किस पर्पस के लिए करते हैं। द नेचर ऑफ द एक्ट इटसेल्फ इंक्लूडिंग द मीन अडोप्टेड, अधिनियम की प्रकृति जिसमें अपनाए गए साधन भी शामिल है। द रिजल्टिंग कंसिक्वेंसेज, जो भी परिणाम है वो परिणाम स्वरूप आपके सामने आते हैं। तो ये सभी फैक्टर क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। 59 की सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्ट अ ब्रिज बिटवीन इंडियन कल्चर एंड वेस्टर्न कल्चर। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति के बीच एक पुल का निर्माण किया? तो इसकी करेक्ट आंसर आपके पास ये ऑप्शन क्या आ जाएगी? स्वामी विवेकानंद आ जाएंगे। तो ये था आपके पास आंध्र प्रदेश सर्कल का PSA का 2023 का क्वेश्चन पेपर। तो इसमें अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता है या आपको लगता है किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बताया गया, तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में उस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। आपका अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो वो भी दूर हो जाएगा। अगर कोई हमारी गलती होगी तो हम उसमें भी सुधार कर सकेंगे। बाकी आप क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। दूसरा, बुक्स के बारे में, ठीक है, क्योंकि बुक्स ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाली है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप नोट्स बनाते हैं। तो ये समझिए इन बुक्स में अगर आपके पास 400 या 500 पेजेस भी हैं, तो अगर आप उनके नोट्स बनाएंगे डेली के, आप 2-3 नोट्स भी पेजेस के नोट्स बनाते हैं, 4-5 के भी बनाते हैं, तब भी आपको लगभग 100-150 दिन का टाइम चाहिए इतने नोट्स बनाने में, जो आपको एक बुक में मिल जाएंगे। क्वेश्चन पेपर्स के नोट्स आप नहीं बना सकते, 2 लैंग्वेज में नहीं बना सकते, तो बेहतर क्या है, आप नोट्स बनाने की बजाय पढ़ाई पर ध्यान दें और बुक आप हमसे परचेज कर सकते हैं। तो क्लासेस में जुड़ना है या आपको बुक्स परचेज करनी है, MTS के लिए करनी है, पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए करनी है, क्वेश्चन पेपर की चाहिए या पोस्टमैन मेल गार्ड की बुक आपको चाहिए, या फिर प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि प्रमोशन आपकी कहीं छूट ना जाए, तो उसके लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप अपनी तैयारी देखना चाहते हैं, तो ये आपकी जो क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली बुक है आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। तो क्लासेस के लिए या बुक्स के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, और भी किसी इंक्वायरी के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।